गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं इस बार आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी कैसे अंग्रेजी बनेगी। तो इसको देखिए, मैंने यहाँ पर नियम लिखा है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान, इस प्रकार के वाक्य के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के पूर्ण रूप से समाप्त होने का पता चलता है, यानी कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के पूरी तरह से समाप्त होने का पता चलता है। भूतकाल में किसी काम के पूरी तरह से समाप्त होने का पता चलता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस से किसी भी काम के भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त होने का पता चलता है और वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन जो मेन पहचान है कि इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में कोई भी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। अब देखिए, इसका नियम है। नियम पहला है, ही, सी तथा एक वचन कर्ता के ही, सी तथा एक वचन कर्ता और तथा आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नियम इसका यह है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कर्ता ही, सी एक वचन हो या आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता हो, किसी भी प्रकार का कर्ता हो, केवल सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। आप लोग देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है, क्रम है सब्जेक्ट, हेड, V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, देखिए वह अपना होमवर्क कर चुका था। देखिए, वाक्य के अंत में गया चुका था और हमको इस वाक्य से यह पता चलता है कि वह जो उसका होमवर्क मिला था उसको पूरा कर चुका था, यानी होमवर्क करने के लिए बाकी नहीं रह गया था। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के वाक्य से हमें पता चला कि वह जो काम था पूरी तरह से समाप्त हो चुका था भूतकाल में, वह अपना का होमवर्क कर चुका था। तो देखिए, वह अपना पूरा कार्य पूरा समाप्त कर चुका था, कोई काम बाकी नहीं था, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। तो देखिए, हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। तो जैसे देखिए, वह के लिए आ गया ही, एक वचन करता ही, हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, ही हैड। अब देखिए, कर चुकना, ही हैड होमवर्क कर चुका, कंप्लीटेड, कंप्लीट। देखिए, कंप्लीटेड माने कर चुका था, क्या कर चुका था, होमवर्क।
और अपना के लिए लिखेंगे, देखिए करता ही, तो इसका संबंध कारक लिखेंगे हीज। ही हैड कंप्लीटेड हीज होमवर्क। देखिए करता वह है, तो वह के लिए ही आ गया, एक वचन करता है, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट होता है पूरा करना, तो हो गया कंप्लीटेड। अब इसके बाद देखिए करता वह है, तो वह का संबंध कारक होता है हीज, तो देखिए अपना, अपना के लिए लिखेंगे हीज, हीज होमवर्क। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा। देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए तुम स्नान कर चुके थे। अब देखिए तुम स्नान कर चुके थे, यानी देखिए भूतकाल में काम पूरा समाप्त हो चुका था, जो स्नान करने का काम था वह क्या करागे, तुम स्नान कर चुके थे, स्नान करने का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, और वाक्य के अंत में आ गया चुके थे, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए करता इस बार क्या है, तुम के लिए लिखते हैं यू, तो होगा यू। इसके बाद देखिए यू बहुवचन करता है, चाहे इसमें देखिए एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा, तो यहां पर होगा हैड, यू हैड। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, स्नान करना, तो स्नान करने के लिए बाथ का प्रयोग करते हैं, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथ, यू हैड बाथ, यू हैड बाथ, तुम स्नान कर चुके थे। देखिए हम पूजा कर चुके थे, देखिए भूतकाल में चुके थे आ गया, और हम पूजा कर चुके थे, जहां पर मतलब बहुत सारे लोग थे, पूजा कर चुके थे, यानी पूजा करने का काम शेष नहीं था, बचा नहीं था, तो इसको देखो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, हम के लिए लिखेंगे वी, ठीक। और देखिए बहुवचन करता है, हेल्पिंग वर्ब होगा हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा, हैड। इसके बाद पूजा करना को देखो वर्शिप कहते हैं, वर्शिप, इसका थर्ड फॉर्म होता है वर्शिप, इसके बाद फुल स्टॉप, वी हैड वर्शिप, हम पूजा कर चुके थे। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए, मैं आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और देखिए यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखते हैं। देखिए राधा बाजार नहीं जा चुकी थी। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में है कि राधा बाजार नहीं जा चुकी थी, जो उसका काम बाजार जाने का था वह नहीं जा चुकी थी, पूरा समाप्त हो चुका था, और चुकी थी आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और देखिए वाक्य नकारात्मक है, नहीं शब्द आया है, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद लिखते हैं, तो देखिए क्या होगा, राधा। इसके बाद देखिए करता एक वचन है चाहे बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा, राधा हैड। अब नहीं शब्द है नेगेटिव, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, तो हो जाएगा नॉट। इसके बाद देखिए जाना, जाना का थर्ड फॉर्म होगा गॉन, गॉन। अब कहां जा चुकी थी, बाजार, तो बाजार के पहले लिखेंगे टू मार्केट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, राधा करता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हैड लगेगा, इसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन, इसके बाद ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड टू मार्केट। देखो
एक व्यक्ति जब दूसरे जगह पर जाता है तो जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है उस जगह के पहले टू लिखते हैं जहां पर वह जाता है। जैसे मार्केट गया तो उसके पहले टू हो गया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। देखिए जब किसी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य हो, देखिए मेरे घर पहुंचने, एक काम यह हो गया। दूसरा काम, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। देखिए दो काम, ये पहला कार्य है, ये है दूसरा। जब किसी पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य हो तो देखिए इसमें दो कार्य हो रहा है। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, यानी मैं घर नहीं पहुंचा था कि बारिश हो चुकी थी। यानी यह रास्ते में होगा, कहीं पर भी रहा होगा, लेकिन बारिश जो होने का काम था वो हो चुकी थी। इसमें देखिए दो कार्य हो रहा है, ये पहले कार्य हो रहा है और ये बाद में। यानी देखिए मेरे घर पहुंचने, यानी ये कहीं रास्ते में है, घर चला है अपने घर के लिए लेकिन घर नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही बारिश हो चुकी थी। तो पहले कार्य कौन हुआ है? पहले कार्य हुआ है बारिश हो चुकी थी। तो देखिए जो कार्य पहले होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होता है इधर वाला, इसको बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। देखिए मेरे बात को आप लोग लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। जो कार्य पहले हो रहा है, इस तरफ का बारिश हो चुकी थी, जो कार्य पहले हो रहा है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी उसके साथ पूरे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल का फॉलो करते हैं। और जो कार्य बाद में होता है इसे बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो देखिए कैसे अंग्रेजी बनेगा। देखिए पहले लिखा है कि बारिश हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, तो देखिए इसका क्या अंग्रेजी बनेगा? ईट। ईट देखो करता हो गया। देखिए जब मौसम बताने की बात आती है, बारिश का दिन महीना ऋतु वर्ष में, दिन महीना ऋतुओं बताने की बारी जब आती है, मौसम बताने की बात आता है, तो हम सब्जेक्ट ईट का प्रयोग करते हैं। जब दिन महीना वर्ष या ऋतु कोई मौसम बताना है तो हम सब्जेक्ट ईट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया ईट। अब ईट देखिए सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा। यहाँ देखिए ईट सिंगुलर है, यहाँ लगेगा हैड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड, ईट हैड। अब देखिए बारिश होना, बारिश होने के लिए रेन का प्रयोग करते हैं। देखिए रेन माने बारिश होना, रेन, रेन माने बारिश होना, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा और भी थ्री, तो हो जाएगा रेन्ड। इट हैड रेन्ड। अब देखिए पहले के लिए लिखते हैं बिफोर, पहले के लिए आता है बिफोर, बिफोर, ठीक। इट हैड रेन बिफोर। अब देखिए मैंने पहले जो कार्य हुआ था, बारिश हो चुकी थी, उसकी अंग्रेजी बना दिया। अब ये जो बचा है बाद में, मेरे घर पहुंचना, तो ये वाला वाक्य जो बचा है, ये जो काम बाद में हुआ है, इसको लिखेंगे बाद में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बनाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ? पास्ट इंडिफिनिट का पॉजिटिव का रूल है कि सब्जेक्ट और क्रिया के सेकेंड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ का देखिए सब्जेक्ट मेरे के लिए आई है, तो यहाँ लिखेंगे आई। इसके बाद देखिए क्रिया क्या है? पहुंचना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा रीच, रीच हो जाएगा। रीच माने पहुंचना होता है, REACH, रीच माने पहुंचना। फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म होगा रीच्ड। अब कहां पहुंचा? घर, तो लिखेंगे होम, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए होम के पहले टू नहीं लगाते हैं, होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। अब देखिए हो गया, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो लिखेंगे बारिश में देखिए सब्जेक्ट ईट है, तो ईट हैड रेन्ड, पहले के लिए बिफोर,
अब मेरे घर पहुंचना पास्ट इंडिफिनिट में, तो आई रीच्ड होम। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ताकि एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, तूफान आने से पहले पेड़ गिर चुके थे। देखिए, तूफान आने से पहले पेड़ गिर चुके थे, नहीं तूफान नहीं आया था तो उससे पहले पेड़ गिर चुके थे। देखिए, पहले कार्य कौन हो रहा है, पेड़ गिर चुका था, ये कार्य पहले हो रहा है। और एक काम तूफान आने वाला जो है, एक काम बाद में हो रहा है। तो जो कार्य पहले हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए, पेड़ गिर चुका था, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, पेड़, तो लिखेंगे ट्री। ट्री हैड फॉलेन। देखिए, गिरना का थर्ड फॉर्म होगा फॉलेन, या फिर डबल एल ई एन, फॉलेन। ट्री हैड फॉलेन, पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, तो हो जाएगा बिफोर। इसके बाद जो काम बाद में हुआ है, तूफान आना, तूफान आने, एक बार बाद में हुआ है, इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब कि इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, तूफान को अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्म, एस टी ओ आर एम, स्टार्म। अब ये आया तो इसका सेकेंड फॉर्म बनेगा होगा केम, स्टार्म केम, इसके बाद फुल स्टॉप। ट्री हैड फॉलेन बिफोर स्टार्म, यानी तूफान आने से पहले पेड़ गिर चुका था। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग लिख लीजिए, मैं आगे एग्जाम्पल बताऊं। देखिएगा और सबसे देखिए, जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी, तो इसका अंग्रेजी देखिए कैसे बनेगा, जब मैं विद्यालय पहुंचा, पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो जब के लिए लिखते हैं व्हेन, जब के लिए लिखेंगे व्हेन। जब मैं विद्यालय पहुंचा, व्हेन मैं विद्यालय पहुंचा, आई रीच्ड स्कूल, आई रीच्ड, आई रीच्ड स्कूल, ये ओ है सॉरी, यस सी। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, क्या हुआ, घंटी बज चुकी थी, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब मैं पहुंचा इतना बार, ये हो गया पास्ट टेंस में। व्हेन, जब के लिए व्हेन मैं पहुंचा, आई रीच्ड स्कूल, सब्जेक्ट भी टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, व्हेन रहेगा, यहाँ का सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद जो क्रिया यहाँ था उसका भी टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, घंटी बज चुकी थी, घंटी को कहते हैं बेल, तो हो जाएगा बेल, बी ई डबल एल, बज चुकी थी। तो देखिए, रिंग माने होता है बजना, सेकेंड फॉर्म होता है रैंग, थर्ड फॉर्म होता है रंग। तो बेल, अब देखिए बेल हैड रंग, आर यू एन जी, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए, व्हेन के लिए सॉरी, जब के लिए आ गया व्हेन, करता मैं तो आई, पहुंचना की क्रिया सेकेंड फॉर्म रीच स्कूल, इसके बाद घंटी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दूसरा, ये वाला वाक बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। घंटी का मतलब हो गया बेल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और क्रिया के थर्ड फॉर्म रंग। इस तरह से इसका बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मैं आप
आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने कई बार बताया है। पहला हुआ जो हेल्पिंग में शुरू होता है, दूसरा हुआ जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए। एक और इसमें अनुवाद देखिए, भूल गया बता रहे हैं पहले। देखिए, बच्चों के विद्यालय जाने के बाद मैं घर गया। इसमें देखिए एक कार पहले हो रहा है, ये हो गया पहले, और ये बाद में हो रहा है, मैं घर गया बाद में देखा जाए। इसमें देखिए बाद शब्द आ गया है, बाद। पहले वाले में देखो आता था पहले, जैसे बारिश होने के पहले मैं घर जा चुका था, उससे पहले आया था। इसमें देखिए बाद आ गया। बच्चों के विद्यालय जाने के बाद, यानी बच्चे विद्यालय जा चुके थे, बच्चों के विद्यालय जाने के बाद मैं घर गया। एक काम देखो बाद में हो रहा है, मैं घर गया, एक काम बाद में हुआ है, और ये बच्चे जो विद्यालय जाने वाला काम था ये पहले हो गया है। तो इसमें देखिए बाद वाले में, के बाद वाले में, के बाद वाले में, के बाद वाले में जो काम बाद में हुआ है, जो काम बाद में हुआ है उसको पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए एक काम बाद में हुआ, जैसे मैं घर गया, तो इसका अंदर जो होगा आई वेंट होम। ठीक, देखिए मैंने बताया जो काम के बाद वाला शब्द अगर आया है तो जो काम बाद में हुआ है उसको पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए मैं के लिए आई जाना को सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट होम, और होम के पहले टू नहीं लगता है। इसके बाद के बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं, आफ्टर। अब देखिए बच्चों के विद्यालय जाना, ये काम पहले हुआ है तो इसको बाद में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हो जाएगा बच्चों के विद्यालय जाना, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन हैड गॉन। अब देखिए कहाँ पहुंचे हैं बच्चे, कहाँ गए, स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्रिया के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, सब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए क्या वह एक छाता खरीद चुका था, क्या वह एक छाता खरीद चुका था, क्या वह एक छाता खरीद चुका था। तो देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, इसके जगह पर आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट चाहे देखिए मैंने बताया है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आता है। तो यहाँ पर होगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। इसके बाद सब्जेक्ट हुआ के लिए ही,
इसके बाद देखिए हेड हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, V3 आएगा। इसके बाद V3 क्या है? खरीदना। खरीदने को कहते हैं बाई, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट, तो यहां लिखेंगे बाट। हेड ही बाट, अब क्या खरीद चुका था? एक छाता ऑब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे एन अम्ब्रेला। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ का है, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर वावेल है, स्वर है, इसलिए एन आया। यदि जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर ऑब्जेक्ट है तो एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखिए देखिए, क्या तुम दूध पी चुके थे? पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ लिखेंगे हैड, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए यू, इसके बाद V2, अरे V3 सॉरी, पीना, पीना का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक, ड्रंक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए हैड यू ड्रंक मिल्क, करता यू है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, सब्जेक्ट यू, V3 हो गया ड्रंक, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका लास्ट वाला बता दूं, बीच वाला। देखिए वह क्या एक गाना लिख चुका था। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में है, तो पहले हम क्या का अंग्रेजी लिखेंगे? क्या का अंग्रेजी क्या होगा? व्हाट। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा। इसके बाद वह का अंग्रेजी सब हो जाएगा ही, व्हाट हैड ही। देखिए प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट ही, इसके बाद आएगा V3। V3 क्या है? लिखना, तो लिखने का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, WRITN, रिटेन। अब क्या लिख चुका था? ऑब्जेक्ट क्या है? अदर वर्ड क्या है? एक गाना, तो इसे लिखेंगे अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले क्या का अंग्रेजी व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, V3 और ऑब्जेक्ट। एक और देखिए एग्जांपल। देखिए तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ा चुके थे? तुम क्यों अंग्रेजी पढ़ा चुके थे? तो देखिए क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड आएगा, वाई हैड, इसके बाद सब्जेक्ट तुम का यू, वाई हैड यू। अब देखिए V3 क्या है? पढ़ाना, पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है टाट। इसके बाद क्या पढ़ा चुका था? अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका बनेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ स्पीकिंग सो यू कैन solve all the grammar and you are able to speak English. So
translate is the most important for your speaking and learning. And after I have tell you at this time I am teaching you translate, and I have told you active and passive voice, narration, and after this I will teach you noun or modal. So these are very important for speaking English and reading. So I give you advice, you study all the very carefully, and after some time you are able to making the translation and speaking English. Understand? So मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।